बीइंग ए फिजिकल एजुकेशन टीचर आई वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोर्ट्स एंड फैक्ट्स। तो आज के वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 12th का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है क्लास 12th का। बहुत बच्चे मुझे बता रहे थे कि सर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, सारा चीज़ आपका कवर कर सकते हैं। तो आज मैं पहला चैप्टर डाल रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स का, और धीरे धीरे करके इसी तरीके से मैं और भी चैप्टर्स आपके लिए आगे आने वाले टाइम में डाल दूंगा। आपके कोशिश करूंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले सारे चैप्टर में इंक्लूड कर दूं। इस चीज़ का खासियत ये है कि यहाँ पे हम जो यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। यस, तो यहाँ पे जो हम इंक्लूड कर रहे हैं, इस चीज़ का खासियत ये है कि इस चैप्टर के अंदर साथ ही साथ मैं हर टॉपिक के बाद क्या है आपको एमसीक्यूज कराऊंगा, जो क्वेश्चंस कराऊंगा, तो जिससे कि आपके टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम्स की प्रैक्टिस भी आपके लिए अच्छे से हो जाएगी। तो ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप रेडी हैं, तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर और कवर करते हैं आज का ये पूरा टोटल कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है क्या? तो जब भी कम्युनिकेशन की बात आएगी, कम्युनिकेशन तभी प्रोसेस पॉसिबल है जब यहाँ पे सामने कोई दो लोग हों, यहाँ पे इस तरफ एक लोग और इस तरफ लोग, मतलब कहने का मतलब है किन्हीं दोनों के बीच में एक वार्तालाप हो या कोई मैसेज एक्सचेंज की बात करी हो, तभी जाके उसको कम्युनिकेशन हम बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि बोला गया, कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेजेस। या तो इंफॉर्मेशन या तो मैसेजेस जब एक्सचेंज करेंगे तभी उसको क्या बोलते हैं, हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, बिटवीन पीपल यूजिंग लैंग्वेज, सिंबल्स, साइंस और बिहेवियर। मतलब या तो लैंग्वेज, या तो सिंबल्स, या तो साइंस, या अपने बिहेवियर, इन सब तरीकों से जब हम अपने इंफॉर्मेशन या मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो इसी चैप्टर में आज हम इसको कवर करने वाले हैं, व्हाट इज कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने बता दिया आपको कम्युनिकेशन क्या है, तो आज पूरे हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करेंगे, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है और किस तरीके से हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और इंप्रूव कर सकते हैं। तो जो मेन पार्ट है, द मेन पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, ये सारे क्या है, सारे इसके मेन पार्ट्स होते हैं, किसके, कम्युनिकेशन के, जो कि हेल्प करते हैं हमें एक दूसरे को समझने में। ठीक है, देन टू लर्न ए लैंग्वेज इफेक्टिवली, कोई लैंग्वेज इफेक्टिवली लर्न करने के लिए वन नीड्स टू डेवलप ऑल फोर की स्किल्स। जैसे कि वो चारों की स्किल्स क्या हैं, वो चारों की स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की इसलिए जरूरत है क्योंकि इन्हीं में से एमसीक्यूज आपके बनते हैं। ठीक है, ऐसे पूछ देगा आपको क्वेश्चन कि आपको कोई लैंग्वेज अच्छे से इफेक्टिवली लर्न करने के लिए, अच्छे से लर्न करने के लिए आपको वो कौन से चार स्किल हैं जो आपको डेवलप करने चाहिए। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। या तो पूछ देगा कि कौन से इन चारों में से नहीं है, ठीक है, कोई एक नहीं है, तो आपको तभी आप आंसर कर पाएंगे जब आप एक इन चारों के बारे में आप जब जाने रहेंगे तभी आप उसको आंसर कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो अब देखते हैं लैंग्वेज स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस लैंग्वेज स्किल्स की, नोइंग मोर देन वन लैंग्वेज हेल्प्स अ पर्सन कम्युनिकेट बेटर विद अदर्स ग्लोबली। मतलब पूरे दुनिया में अगर आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज जानते हैं तो आप आराम से किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं पूरी दुनिया में। और लर्निंग लैंग्वेजेस सच एज, जैसे कि इंग्लिश, कैन मेक इट ईजियर टू कन्वर्स विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड बैकग्राउंड्स। जैसे कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो इंग्लिश अगर आप लर्न करते हैं तो यहाँ पे बोला गया है आप दूसरे कल्चर और बैकग्राउंड के लोगों से इजीली क्या कर सकते हैं, कन्वर्स कर सकते हैं। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, एक वाइटल स्किल है फॉर सक्सेस इन टूडेज इंफॉर्मेशन एज एंड इज नेसेसरी टू इंटरेक्ट एफिशिएंटली विद बोथ पीपल एंड कस्टमर्स। मतलब वही बात कर रहे हैं कि लोगों से आप किस तरीके से बात कर सकते हैं अगर आपके पास कम्युनिकेशन आपका अच्छा है तो। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इस पूरे यूनिट में हम जो कवर करेंगे, तो ये जो पूरा आप देखेंगे, ये जो पूरा यूनिट जो डिज़ाइन है आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए है कि, और इम्पोर्टेंस आपको बताने के लिए कि कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस और कम्युनिकेशन किस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और अपने कम्युनिकेशन को किस तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं जिससे कि और आप अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव बना पाए, अपने जो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है जो पहले से हैं उसको और किस तरीके से इफेक्टिव बना सकते हैं। देन लर्निंग मल्टीपल लैंग्वेजेस एड्स इन अंडरस्टैंडिंग अदर कल्चर्स एंड एनहेंसेस अपॉर्चुनिटीज। वही वाली बात है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था अभी। कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प यू कन्वर्स विद पीपल एंड अंडरस्टैंड साइनेज व्हेन ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस। अगर आप अलग अलग प्लेसेस जब आप ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी ये कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, हेल्प करता है। देन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, आप ये लोग सब लोग इसको सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कर दें यहाँ पे, क्योंकि जो
कम्युनिकेशन के जब भी हम बात करते हैं तो उनके एलिमेंट्स की जब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के, तो उनके एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ आएगा अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख लें, इसमें होता है एक सेंडर और एक जो सेंडर जो भी मैसेज भेजेगा कुछ एनकोड करके भेजेगा, किसी एक मीडियम के थ्रू भेजेगा, और जब रिसीवर उसको रिसीव करेगा, इसका मतलब क्या है, उस मैसेज को जो सेंडर ने भेजा था उसको पहले डिकोड करेगा और उसको समझेगा, उसको समझने के बाद फिर वो अपना फीडबैक देगा। ठीक है, मान लो कि कोई दो लोग आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने बात की, आप किसी से बात कर रहे हैं, सपोज करके फोन पे आप बात कर रहे हैं किसी से, तो आपने कुछ बोला और जो एनकोड हुआ वो वॉइस के थ्रू एनकोड हो गया, है ना, वॉइस के थ्रू एनकोड हो गया। और चैनल मीडिया क्या है, मीडिया है आपका मोबाइल फोन, ठीक है, तो मोबाइल फोन आपका मीडियम हो गया। और जब रिसीवर ने वहाँ अपने दूसरे एंड से रिसीव कर रहा है तो उसको सबसे पहले क्या करेगा, डीकोड करके, मतलब आपने क्या बोला है उसको समझेगा, मतलब डीकोड मतलब अगर आप वो कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तो अगर हिंदी लैंग्वेज को समझ रहा है तो हिंदी में बात कर रहे हैं या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो उसने चैनल लैंग्वेज को डीकोड किया, फिर उसको समझा, और उसके बाद क्या करेगा, वो अपना एक फीडबैक देगा। मतलब आपने सपोज पूछा कि तुमने खाना खाया, तो उसने क्या बोला, हाँ, उसको समझ में आया, डिकोड किया, तो वो क्या फीडबैक करेगा, हाँ मैंने खाना खाया, मतलब जो रिप्लाई दिया, तो उसी को बोलते हैं फीडबैक। तो ये जो सारी चीजें हैं, सेंडर, एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर और ये फीडबैक, ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या है, ये क्या है, सारी एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन की, ये सारी क्या है, एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन की। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जैसे कि हमने ये वाला पार्ट कवर किया, तो इसी से रिलेटेड हम अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला है, ओ मिस्टेकनली इसके आंसर भी मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिए, कोई नहीं, आगे शायद नहीं है, शायद ये गलती से रह गया है, ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन के शायद आंसर गलती से रह गए, कोई बात नहीं, फिर भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अ टीम मेंबर मिसअंडरस्टैंड्स योर प्रपोजल ड्यूरिंग ए मीटिंग, ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव फर्स्ट स्टेप टू रिपेयर अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहला, सबसे इफेक्टिव फर्स्ट स्टेप आप क्या कर सकते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। मतलब आपने कोई प्रपोजल रखा था मीटिंग में और वो गलती से समझ में नहीं आया, तो पहला आप उसको रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, तो या रीस्टेट योर प्रपोजल लाउडर एंड मोर स्लोली, प्रोवाइड अ डिटेल रिटन समरी आफ्टर द मीटिंग, या आस्क क्लेरिफाइंग क्वेश्चंस टू सरफेस देयर मेंटल मॉडल, या करेक्ट द मिसअंडरस्टैंडिंग बाय साइटिंग ऑथोरिटी। तो आप क्या करेंगे इन चीज़ों में। तो इसमें जो सबसे वैलिड जो सबसे आंसर बनता है क्या, एक मिनट में, इसमें कलर नहीं दिख रहा इस पेन का, मैं थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ। ओके, तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आप जो सबसे वैलिड जो दिखता है कि आप एक क्लैरिफाइंग क्वेश्चन के लिए पूछेंगे, ठीक है, टू सरफेस देयर मेंटल मॉडल, इसके लिए पूछेंगे। तो सी क्या है हमारा, डेफिनेटली करेक्ट आंसर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिलीवरिंग डिफिकल्ट फीडबैक, जब आप डिफिकल्ट फीडबैक डिलीवर कर रहे हैं, विच स्ट्रक्चर बेस्ट बैलेंसेस क्लैरिटी एंड केयर, कौन सा स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट क्लैरिटी एंड केयर वो दिखाएगा। तो ओपन विथ प्रेज, देन लिस्ट एवरी इशू एग्जॉस्टिवली, नहीं ये नहीं, एक नेगेटिव दे रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है। आस्क द रेसिपिएंट टू गेस द इश्यूज, कि गैसिंग से कभी नहीं चलता, ठीक है, गैसिंग से कभी भी आपका कम्युनिकेशन चैनल में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। देन सेंटर ऑन योर फीलिंग्स एंड लेट द रेसिपिएंट इन्फर स्पेसिफिक्स, ये भी नहीं होगा। यूज अ सिचुएशन बिहेवियर इम्पैक्ट, यस, ये जो है ना आपका जो बोला है, हाँ, सिचुएशन बिहेवियर इम्पैक्ट फॉर्मेट एंड को क्रिएट नेक्स्ट स्टेप्स, यही एक इंपॉर्टेंट, यही कॉन्सेप्ट है। अब जब भी आप ऐसे में फीडबैक की डिफिकल्टी आए तो आप क्या करेंगे, सिचुएशन बिहेवियर इम्पैक्ट फॉर्मेट करेंगे और को क्रिएट नेक्स्ट स्टेप्स, अगले स्टेप्स को को क्रिएट करेंगे आपको। तो ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, then you notice rising tension between two stakeholders with conflicting goals. What communication move best de-escalates while preserving progress? तो सबसे क्या होना इसमें, क्या बोल रहा है, आपने नोटिस किया कोई एक टेंशन राइज हो रहा है दो स्टेक होल्डर्स के बीच में, ठीक है, कोई गोल्स को लेके कॉन्फ्लिक्ट मतलब कंफ्यूजन है, वो दो चीज में फंसे हैं, तो क्या कम्युनिकेशन मूव सबसे बेस्ट रहेगा इसको डी-एक्सेलरेट, इसको घटाने के लिए। तो प्राइवेटली परसुएड वन पार्टी टू कंसीड, नहीं। पॉज द प्रोजेक्ट अंटिल फुल एग्रीमेंट इज रीच्ड, नहीं, पॉज तो कभी करना ही नहीं। इंसिस्ट बोथ पार्टीज रीस्टेट देयर फाइनल पोजीशंस, नहीं। रीफ्रेम द डिबेट अराउंड शेयर्ड आउटकम्स एंड कंस्टेंट, यस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो रीफ्रेम करना है इसको, डिबेट को अराउंड शेयर्ड आउटकम्स एंड कॉन्स्टेंट्स। ओके, तो फिर ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इन क्रॉस कल्चरल नेगोशिएशंस, इसको आप याद रख लीजिए, क्रॉस कल्चरल नेगोशिएशंस, व्हाट प्रैक्टिस मोस्ट रिड्यूसेस मिस इंटरप्रिटेशन रिस्क, क्या है जो सबसे ज़्यादा जिस प्रैक्टिस को करने से हम मिस इंटरप्रिटेशन रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं।
रिलाई ऑन इडियम्स टू बिल्ड रेपो, नहीं। स्पीक फास्टर टू कवर मोर कंटेंट, नहीं, ये कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो कि आजकल के लोग करते हैं पढ़ाते वक्त। डिफॉल्ट टू हाई कॉन्टेक्स्ट क्यूज फॉर एफिशिएंसी, नहीं, हाई कॉन्टेक्स्ट क्यूज पे जाना नहीं है। यूज प्लेन लैंग्वेज, यस, प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज एंड कंफर्म अंडरस्टैंडिंग विथ टीच बैक, ठीक है, तो इसको यूज करना है आप। देन इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन यहाँ भी हमारा फिर से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। देन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग अ रिमोट वर्कशॉप एंगेजमेंट ड्रॉप्स एंड कैमरास आर ऑफ, ठीक है, आप बहुत रिमोट एरिया में गए हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, कैमरा वैमरा सब ऑफ हो गए। व्हाट इज द बेस्ट इंटरवेंशन टू री एनर्जाइज पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स को री एनर्जाइज करने के लिए क्या सबसे बेस्ट रहेगा। थ्रेटन टू एंड द सेशन अर्ली अनलेस पार्टिसिपेंट्स इंक्रीजेस, ठीक है, मतलब आप क्या करना है यहाँ पे, थ्रेटन टू एंड द सेशन अर्ली अनलेस पार्टिसिपेंट इंक्रीजेस, मतलब आप एक ऐसा दे सकते, थ्रेटन कर सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, आप पार्टिसिपेंट इंक्रीज और ये सेशन जो है जल्दी खत्म कर देंगे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, तो आंसर दिया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, तो मुझे मेरे ख्याल से आगे आंसर नहीं दिया, तो अभी हम देख लेते हैं इसके, तो लेकिन आपको क्लियर होना जरूरी है आपकी ऐसे टाइम पे क्या करना है, तो इसका करेक्ट आंसर ये है, तो ए है इसका आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, देन अब चलते हैं हम आगे के टॉपिक्स को। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, एक्टिव लिसनिंग, क्लियर कॉन्साइज एंड एक्यूरेट स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये इनको देखेंगे कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मींस मैसेजेस शुड बी क्लियर कॉन्साइज एंड एक्यूरेट। कभी भी कोई कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए तो आपके जो मैसेज होने चाहिए क्लियर होने चाहिए, कॉन्साइज होने चाहिए, और तीसरा क्या है, एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा। अ क्लियर स्टेटमेंट कन्वेज द एग्जैक्ट मैसेज, ठीक है, वो मैसेज एग्जैक्ट बताएगा और कंटेंट जो स्पेसिफिक रहेगा, वेरीफाइबल रहेगा, टाइमली कंप्लीट होगा, ठीक है, और जो उसमें इंफॉर्मेशन होंगे बहुत मेजरेबल इंफॉर्मेशन होंगे, यानी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होंगे। तो ठीक है, ये इन सब में इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि अगर ये तीन चीज़ें मेन, क्लियर, कॉन्साइज और एक्यूरेट, ये तीन चीज़ हैं, तो आपका जो पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव बहुत अच्छे से रहेगा, कहीं भी अननेसेसरीली डिस्टर्बेंस नहीं आएगा और फीडबैक भी आपको क्लियर रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, specifying a time or number, example, please allow me to reach office at 11 am makes a statement clear and more accurate। अगर यहाँ पे वो ऐसा बोल देता कि प्लीज अलाउ मी टू रीच ऑफिस लिटिल बिट लेट, ठीक है, या आई विल ज्वाइन द ऑफिस लेटर ऑन द सेकंड हाफ, तो इसमें क्या है, एक टाइम लिमिट तो दे दिया है लेकिन एक्यूरेट नहीं है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या है, उसने 11 AM दे के सब कुछ एक्यूरेट करवा दिया है, ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्लियर, कॉन्साइज और एक्यूरेट स्टेटमेंट्स का वो बताया गया है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। देन ब्रीफ रिप्लाइज क्या, ऑल राइट यू मे कम लेट आर मोर कॉन्साइज देन दोज दैट ऐड अनरिलेटेड कंसर्न्स, ये क्या हो, उसका रिप्लाई क्या हुआ, फीडबैक जो हुआ वो एकदम एक्यूरेट दिया, ठीक है, तुम लेट आ सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे, तो इसी चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देन इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, अब क्लियर कम्युनिकेशन होने से इनका इंपॉर्टेंस क्या है कि मैसेज सीधा, ऊपर भी मैंने बताया, मैसेज समझ में आएगा और आपका टाइम भी बचेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, और आपके जो एफर्ट्स होंगे वो भी बचेंगे। देन लिसनिंग स्किल, लिसनिंग इज द फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे अभी, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप सुन ही नहीं रहे हैं, तो क्या आपको कुछ समझ में आएगा, तो कुछ नहीं समझ में आएगा, तो क्योंकि आपको समझ में इसलिए आ रहा है क्योंकि आप उस चीज़ को सुन रहे हैं ध्यान से, ठीक है, सुन रहे हैं यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से अपने दिमाग में डाल रहे हैं, और जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसका आप आंसर कर रहे हैं, तो इसी वजह से इन सबको ही क्या बोलते हैं, लिसनिंग स्किल। तो लिसनिंग स्किल क्या है, एक फाउंडेशन है कोई भी कम्युनिकेशन का कंप्लीट होने के लिए। इफेक्टिव लिसनिंग मीन्स गिविंग फुल अटेंशन टू द अदर पर्सन, रीजंस फॉर अटेंटिव लिसनिंग, टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, टू अंडरस्टैंड, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप एक्टिव लिसनिंग क्यों करेंगे, तो ताकि जिससे की वजह से आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आपको चीज़ें समझ में आए जो यहाँ मैं समझा रहा हूँ। देन एडिशनल रीजंस फॉर लिसनिंग, और क्या है, टू एंजॉय, लर्न, बिल्ड, मेंटेन रिलेशनशिप, ये सारे क्या है, एडिशनल बेनिफिट्स हैं, बहुत इजी से कॉन्सेप्ट हैं इसके, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अटेंटिव लिसनिंग अगर नहीं होगा, मैसेजेस क्या हो सकते हैं, मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट होगा और इसी की वजह से झगड़े होते हैं, ठीक है, तो लिसनिंग स्किल होना बहुत जरूरी है। देन एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, एक्टिव लिसनिंग कंबाइंस द डिजायर टू कॉम्प्रीहेंड एंड सपोर्ट द स्पीकर। मान लो एक्टिव लिसनिंग मैं बताता हूँ क्या होता है, जैसे कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ और मैं आपसे तुरंत उसमें पूछूं, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं पूछूं कि मान लो कि सपोज हमारा ये लाइव क्लास होता, मैं पूछता कि एक्टिव लिसनिंग क्या होता है बच्चों,
आप फिर आप में से क्या होते हैं, आप में से बहुत सारे लोग उसमें कमेंट में फीड चैट पे आप मैसेज लिखते हैं। तो इससे क्या है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं एक्टिवली और तुरंत तुरंत आप रिप्लाई कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, इससे क्या होता है, हम दोनों में रिलेशनशिप अच्छा बनता है और अंडरस्टैंडिंग के लेवल जो है वो अच्छा हो जाता है और इजीली जल्दी से कोई चीज़ कोलैबोरेट होकर और एक प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इससे। देन कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो एक्टिव लिसनिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आई कॉन्टैक्ट, सिग्नल्स अटेंशन, रेस्पेक्ट एंड एंगेजमेंट। आई कॉन्टैक्ट में गेस्चर्स में शोज वेदर यू आर लिसनिंग और नॉट। गेस्चर से पता चल जाता है, मान लो जैसे कि लाइव क्लास में जो होता है, कभी कभी मैं कुछ बोल रहा हूँ और वहाँ पे क्या होता है, कोई पैर हिला रहा है, कोई उंगली फोड़ रहा है, तो इससे क्या होता है, पता चलता है कि उसके उसके गेस्चर से पता चलता है कि हाँ वो उसका ध्यान यहाँ पे नहीं है। देन अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, जो आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन है उसको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, लाइक जैसे कि आपके फ़ोन साइलेंस करनी चाहिए आपको, और फीडबैक देना कंटिन्यूसली, जो कि मैंने अभी एक्टिव लिसनिंग का एग्जांपल देते हुए जैसे बताया था मैंने। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक्टिव लिसनिंग को अफेक्ट करते हैं। देन एक्टिव लिसनिंग के स्टेजेस और बैरियर्स क्या क्या हैं। एक्टिव लिसनिंग के स्टेजेस और बैरियर्स, तो स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग, तो सबसे पहला स्टेज में आता है जो हमारा रिसीविंग। अब इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। रिसीविंग, लिसनिंग अटेंटिवली टू द स्पीकर एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन। आप स्पीकर को जब अच्छे से सुनते हैं और उसके इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं अपने दिमाग में, उसको बोलते हैं रिसीविंग, आप रिसीव कर रहे हैं। देन अंडरस्टैंडिंग, मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड अग्रीमेंट अबाउट व्हाट हैज बीन हर्ड, एंश्योर कॉम्प्रिहेंशन। मतलब अंडरस्टैंडिंग मतलब मैं आपसे कुछ पूछ दूं अभी, ठीक है, और आप उसका आंसर सही से कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप उस चीज को समझ रहे हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा एक इन्फॉर्म्ड अग्रीमेंट हो गया कि ठीक वहाँ मेरे को पता चल गया कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं वाकई में। देन रिमेंबरिंग, रिकॉलिंग और रिट्रीविंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी टू सपोर्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने के लिए क्या है, आप पुराना जो रिकॉल करते हैं उसको बोलते हैं रिमेंबरिंग। देन इवैल्यूएटिंग, असेसिंग द वैल्यू, इंपॉर्टेंस एंड मीनिंग ऑफ द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन। मतलब आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसको अब मैं आप जो चैट पे लिख रहे हैं मुझे उससे क्या करना, मुझे उससे पता चलेगा कि मैं उससे इवैल्यूएट कर सकता हूँ आप कितना सुन रहे हैं। ठीक है, तो उस वैल्यू को जो मैं असेस करूँगा उसी को बोलते हैं इवैल्यूएटिंग। देन रेस्पॉन्डिंग, गिविंग अप्रोप्रिएट फीडबैक और टेकिंग एक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं रेस्पॉन्डिंग। जो आपका फीडबैक जो आप चैट पे लिखेंगे, तो वो जो कमेंट पे लिखेंगे वो क्या होगा, मेरे लिए फीडबैक होगा। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने एक एमसीक्यू जल्दी जल्दी में मैंने एक एमसीक्यू वॉलीबॉल में पीएसआई कितना होगा, प्रेशर कितना होगा, वो मैंने गलत बताया था। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया था, वहाँ पे उसको कमेंट करके बोला था कि सर आपने इसका आंसर गलत बताया, इसका आंसर ये होना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि कितने इफेक्टिवली वो सुन रही थी वीडियो को, कितने इफेक्टिवली उसने देखा है वीडियो को। ठीक है, तो इसको इसी को बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, और किसने अच्छे से उसने रेस्पॉन्ड किया। तो ये जो लास्ट पॉइंट है रेस्पॉन्डिंग, हम उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देन उसके बाद एक एक्रोनिम आता है रेस्पेक्ट। ठीक है, और एक एक्रोनिम आता है मिंट्स, वहाँ आगे देखेंगे हम। ठीक है, एक रेस्पेक्ट एक्रोनिम आता है जब भी हम इसकी लिसनिंग की बात करें। तो रेस्पेक्ट से जो आर का मतलब है रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, आपके आसपास जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है उसको हटाना है। देन ई से है आई कॉन्टैक्ट। ठीक है, आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए आपका प्रॉपर। देन एस से है आपको गेस्चर सही दिखाने हैं, जिससे कि पता चले सर को हिलाना है, स्पीकर को देखना है। ठीक है, तो इससे पता चले कि हाँ स्पीकर को पता चलेगा कि हाँ आप सही से सुन रहे हैं। देन पे अटेंशन, पी से तो आप सही से अटेंटिवली आप सुने उस चीज़ को। देन एम्पैथाइज, ठीक है, एम्पैथाइज। देन उसके बाद है क्लैरिफाई डाउट्स। एम्पैथाइज का मतलब किसी को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, एंड शेयर द स्पीकर्स फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव, आप स्पीकर के फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड करना। देन डाउट्स क्लैरिफाई करना, आपको जो भी डाउट है आप सुन नहीं पा रहे हैं तो अगर कुछ आपको डाउट हो रहा है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। देन ट्यून योरसेल्फ, मतलब मैच द टाइमिंग विद स्पीकर, अलाउइंग देम टू कंप्लीट देयर पॉइंट बिफोर रेस्पॉन्डिंग। मतलब उनको बीच में नहीं टोकना है, उनको पहले कंप्लीट करने देना है और फिर अपना जो आप जो फीडबैक देना चाहते हैं वो कर सकते हैं उसके बाद, लेकिन बीच में नहीं टोकना है। तो ये सारे रेस्पेक्ट जो था ये सब हमारा उसके एक्रोनिम के फुल फॉर्म्स थे, हमने देखा इसको। देन अब वो कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो कौन से फैक्टर हैं जो कि जो बैरियर बन सकते हैं और उनसे किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कौन से फैक्टर हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इसके नीचे, और वो फैक्टर्स कैसे एक बैरियर बन सकते हैं और उन बैरियर से हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। तो बीइंग प्री ऑक्यूपाइड, अगर आप पहले से ऑक्यूपाइड हैं तो कैसे हम हाउ ए फैक्टर कैन बिकम ए बैरियर, मतलब वो बैरियर कैसे बन सकता है। तो ऑक्यूपाइड अगर आप हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, क्या है, थॉट्स और गैजेट्स, रिड्यूसिंग अटेंशन। तो इससे क्या हो गया, आपका अटेंशन कम हो जाएगा और डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। तो इसको हटाना कैसे, तो जैसे कि आपका फोन वाला बात है, गैजेट्स वाली बात है, तो उसको फोन को अवे रख देना या फिर
स्पीकर पे फोकस करना है या तो फोन्स को आपको साइलेंट कर देना है। देन नॉइज एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, ये कैसे बनता है, तो कि इससे क्या होगा, मैसेज की क्लैरिटी नहीं आ पाएगी जो लिसनर है, तो इससे इससे क्या सकते हैं, क्रिएट अ क्वाइट फोकस सेटिंग, आप एक क्वाइट और फोकस सेटिंग पे जा सकते हैं जहाँ पे इसको आप ओवरकम कर सकते हैं। देन पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, या माइंडसेट जो आपके, तो प्रीजुडिस कैन अफेक्ट, मतलब ये बैरियर कैसे बन सकता है, प्रीजुडिस, प्रीजुडिस का मतलब है, ये जो प्रीजुडिस दिख रहा है आपको, ये प्रीजुडाइज का मतलब है, प्रीजुडाइज का मतलब आपने पहले से आपके दिमाग में कुछ ऐसा किसी के बारे में कुछ ऐसा सोच रखा होगा, ठीक है, मान जैसे कि हमारे जो कल्चरल रिलीजन को लेके मान लो किसी के साथ कुछ हो जाता है तो वो उसको वैसा ही सोचता है कि हाँ ये ऐसा ही, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के किसी लोग ने कुछ ऐसा किया होगा तो पूरे कम्युनिटी को वो ऐसा ही सोचेंगे, हाँ ये ऐसे ही होते हैं करके, तो वो जो दिमाग में सेट होता है पहले से, तो उसको बोलते हैं प्रीजुडाइज, ठीक है। इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, आप फेयर बन सकते हैं, अब बाइसनेस को हटा सकते हैं, ठीक है, वो ऐसा है तो बाकी नहीं हो सकते, तो इससे आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, इस बैरियर को हटा सकते हैं। देन पर्सनल फैक्टर्स, इमोशंस और रिलेशंस में अफेक्ट इम्पार्शियल लिसनिंग, ठीक है, आप मान लो कोई स्पीकर है, आपको उसका पर्सनली कुछ दुश्मनी है, तो आप क्या करेंगे, आप सुनेंगे नहीं, तो इसको ओवरकम करने के लिए आप स्पीकर को पहले खत्म करने देना और आपने जो ऑब्जेक्टिवली आप रेस्पॉन्ड करना, अपने माइंडसेट में पहले से कुछ बना के नहीं चलना है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स थे और इस तरीके से हम वो कैसे बैरियर बन सकते हैं और उसको उन बैरियर्स को हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं वो हमने देखा अभी। नेक्स्ट, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेज है ऑफ एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट अबाउट द कंटेंट ऑफ द मैसेज। अभी हमने देखा था इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट की बात कौन करता है, यहाँ पे रिसीविंग नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग करता है, इवेल्यूटिंग नहीं करता, रेस्पॉन्डिंग नहीं करता, तो अंडरस्टैंडिंग में इन्फॉर्म एग्रीमेंट की बात करते हैं यहाँ पे। देन व्हाट डज ई स्टैंड फॉर इन द रेस्पेक्ट एक्रोनिम फॉर एक्टिव लिसनिंग, तो ई किस लिए स्टैंड होता है, ई किसके लिए, तो यहाँ पे देखो दो बार ई है, तो इसमें ए एस्टिमेशन तो नहीं है, इमोशन भी नहीं है, एग्जाम्पल भी नहीं है, तो आई कॉन्टेक्ट, ई क्या है, आई कॉन्टेक्ट, और एक जो था वो था एम्पेथीनेस, ठीक है ना, एम्पेथीनेस करके था, वो आप नोट कर लेना, वो उसमें है दिया हुआ है, दो ही थे हमारे पास, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन पास्ट एक्सपीरियंसेस एक्ट एज अ बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग, पास्ट एक्सपीरियंस किस तरीके से वो कर सकते हैं बैरियर, तो अभी जस्ट हमने देखा क्या, दे डेवलप बाइसेस और प्रीजुडाइसेस, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको इस तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट हेल्प्स ओवरकम पर्सनल फैक्टर्स एज अ बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग, तो इनमें से कौन सा है जो कि पर्सनल फैक्टर्स एज अ बैरियर, एक्टिव लिसनिंग में एज अ बैरियर काम करता है, उसको ओवरकम करने के लिए क्या करता है, इसमें कौन सा वो है, तो ये हमारा आंसर होगा हमारा बी, ऑप्शन बी, अलाउ द स्पीकर टू फिनिश एंड रेस्पॉन्ड, ठीक है, ये हमने देखा अभी। देन विच फैक्टर इज नॉट इफेक्टिव फॉर एंश्योरिंग एक्टिव लिसनिंग, कौन सा इसमें से फैक्टर नहीं है जो कि एंश्योर करता है एक्टिव लिसनिंग को, तो गिविंग गेस्चर्स तो है, गिविंग गेस्चर्स है, एम्पैथाइजिंग है, पेइंग ये नहीं है, पेइंग पार्शियल अटेंशन नहीं है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि रिमूविंग डिस्ट्रैक्शंस भी है। तो ये हमारे इसमें कुछ 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद हम देखेंगे अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, कैपिटल्स, पंक्चुएशन, ये थोड़ा ग्रामर वाला पार्ट आएगा हमारा, ठीक है, आगे की जो 2 स्लाइड्स में जितनी भी स्लाइड्स आएंगी उसमें सब ग्रामर का पार्ट आएगा। तो ग्रामर में आपको क्या है, बहुत बेसिक से ग्रामर है, तो मैं आपको बता दूंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देन सेंटेंसेस एंड देयर स्ट्रक्चर क्या है, वर्ड सर्व डिफरेंट फंक्शंस इन अ सेंटेंस एंड आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम यहाँ सबसे पहले क्या देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे क्या है, तो क्या बोला है, वर्ड सर्व डिफरेंट फंक्शन, जो वर्ड है वो अलग अलग फंक्शन सर्व करता है इन अ सेंटेंस, एंड उसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब एक सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड से कन्वेइंग कंप्लीट मीनिंग वाइल अ फ्रेज लैक्स कंप्लीट सेंस, ठीक है, यहाँ बोला ईच सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, हर सेंटेंस क्या है, एक कैपिटल लेटर से शुरू होगा, एंड एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क्स लाइक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क। हर सेंटेंस जो शुरू होगा वो एक कैपिटल लेटर से शुरू होगा और जब भी खत्म होगा या तो फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा, ये याद रखना है आपको। कैपिटलाइजेशन रूल्स क्या है, MINTS, ये लास्ट टाइम बोर्ड में आया हुआ था, ये PYQ में आया हुआ था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए MINTS को। तो ये MINTS एक्रोनिम क्या होता है, इससे पहले एक वीडियो और मैंने बना चुका है लास्ट ईयर पेपर का, जिसने नहीं देखा वो जाके वो वीडियो देख लेना, लास्ट ईयर का पूरा पेपर सॉल्व है उसमें। देन इसमें M क्या है, M स्टैंड्स फॉर मंथ्स, जो कि कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर, एग्जांपल जून। I क्या है, प्रोनाउन, I प्रोनाउन एक। नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, जो N से है। T से टाइटल्स है हमारे, किसी भी फर्स्ट लेटर नेम टाइटल्स।
और एस जो है हमारा स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस, कोई भी एस मतलब कोई भी सेंटेंस का स्टार्टिंग जो लेटर होता है वो एस से होता है। तो ये आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद पंक्चुएशन मार्क्स है। देर आर 15 बेसिक, कितने बेसिक ये पूछ सकता है ऐसे कितने बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स हैं, तो ऐसे क्या पूछ सकता है। तो हमारे पास टोटल 15 पंक्चुएशन मार्क्स हैं, इंक्लूडिंग द फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क्स, इस तरीके से बहुत सारे, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी, ये सब सारे। ईच मार्क्स हैज इट्स ओन स्पेसिफिक यूज एंड रोल इन क्लैरिफाइंग मीनिंग। हर मार्क्स का अपना अपना रोल है और हर मार्क्स अपना अपना क्या है, एक मीनिंग क्लैरिफाई करवाता है। देन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, उनके फंक्शन और कोई एग्जाम्पल। तो सबसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आप याद रख लें, एक ट्रिक है इसका, NPA, ठीक है, VA, ये ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं, NPA VA, ठीक है, NPA VA से आप इसको याद रख सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, ठीक है। तो NPAP, अभी आप बोलेंगे सर ने तो NPAVA बता दिया, इससे ये मैंने इसलिए आपके फर्स्ट लेटर निकाल दिए, तो इससे आप कुछ भी एक पोएम, कुछ भी एक जगहों का नाम से कुछ भी एक, उससे आप अपना याद करने के लिए इसको बना सकते हैं। वैसे बहुत ईजी है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, ठीक है। नाउन तो आ गया तो प्रोनाउन भी आ जाएगा, एडजेक्टिव सिर्फ एक अलग है, बाकी वर्ब, एडवर्ब, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इनके फंक्शन क्या है, जो मतलब नाउन मतलब क्या है, किसी पर्सन का नाम, प्लेस, थिंग, आइडिया, ये सारे क्या है, नाउन है। जैसे कि एग्जांपल डॉग, इंडिया, संजय, ये सब दे रखा। प्रोनाउन क्या है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ये जब हम नाउन की जगह पे यूज करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जैसे कि मान लो एक किसी का नाम लिया, जैसे कि किसी का नाम लिया और उसको अगली बार किसी ने और उसको बता डिनोट करने के लिए उसने क्या, ही, शी, यू यूज करते हो, तो उसको प्रोनाउन बोलते हैं। देन एडजेक्टिव क्या है, ये क्या कहते हैं, डिस्क्राइब करता है और एक नाउन की सुंदरता को बढ़ाता है। जैसे कि मतलब एक नाउन की उसको कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, जैसे कि स्मॉल, ब्लू, एक्टिव, ये सारी क्या है, एडजेक्टिव्स है। विशेषता, विशेषण, वर्ब, वर्ब क्या है, एक एक्शन को शो करता है, ईट, थिंक, रन, ये सारी चीजें। एडवर्ब क्या है, डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है। क्विकली, इजीली, इनसाइट, ये सारी चीजें, मतलब ईटिंग, ये सारी की चीजें क्या है, सारी चीजें क्या है, एडवर्ब, ठीक है। ये वर्ब को ही डिस्क्राइब करता है, ठीक है, वर्ब को ही डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है एडवर्ब, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन अब इसी से रिलेटेड इसके कुछ क्वेश्चन है। व्हाट डज द M इन द MINTS रूल फॉर कैपिटलाइजेशन स्टैंड फॉर, मंथ, मनी, मेथड, मेन आइडिया। तो अभी हमने देखा था इसका करेक्ट आंसर जो है मंथ्स। विच पंक्चुएशन मार्क वुड करेक्टली एंड द सेंटेंस, कौन सा जो इस सेंटेंस को करेक्टली एंड करेगा। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या रहेगा, क्या फुल स्टॉप आएगा, या कॉमा आएगा, क्या एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, ये क्वेश्चन मार्क आएगा। बहुत ईजी है, तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे। देन विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड क्विकली इन द सेंटेंस, शी फिनिश्ड हर वर्क क्विकली। तो क्या है क्विकली, अभी मैंने बताया, तो क्विकली क्या है, एक एडवर्ब है। क्विकली क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है, अभी हमने देखा इसको। देन व्हाट इज द करेक्ट यूज ऑफ एन एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी का करेक्ट यूज क्या है, एपोस्ट्रोफी का करेक्ट यूज। तो एपोस्ट्रोफी का करेक्ट यूज है कि कोई भी एक पोजेशन को दिखाने के लिए, टू शो पोजेशन और फॉर्म कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, उसको दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी हम यूज करते हैं। विच सेंटेंस यूजेस कैपिटलाइजेशन रूल्स करेक्टली। अब इसमें बताओ कि कौन सा सेंटेंस जिसने कैपिटलाइजेशन रूल को करेक्टली बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई लव प्लेइंग टेनिस इन जून, मतलब आप अब लगाइए, आप MINTS लगाइए, ठीक है, MINTS, इसीलिए तो सबसे पहले MINTS लगाइए इसमें। देखिए, आई लव प्लेइंग टेनिस इन जून, तो ये नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है, मंथ बाद में आ रहा है क्योंकि इसमें माई सिस्टर इज कॉल्ड रिया, नहीं ये भी नहीं। एवरी डे आई प्ले टेनिस, ठीक है, एवरी डे, यस, एवरी डे आई प्ले टेनिस, यस, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो आई होप ये भी 5 के 5 MCQ आपको क्लियर हो गए होंगे। देन अब आज का जो हमारा लास्ट पार्ट है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड वॉइस, तो इनको हम देखेंगे। 1 मिनट, मेरे ख्याल से पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। ओके, तो नहीं, इसका आंसर एवरी डे हो गया ना, ये नहीं, ये नहीं होगा। इसका आंसर जो है, हाँ, इसका आंसर क्या है, ये इसका आंसर डी है, इसका आंसर डी है, यस, इसका आंसर डी है।
इसको सही कर लीजिएगा, इसका आंसर डी है। ओके, देन सेंटेंस स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड वॉइस, अंडरस्टैंडिंग सेंटेंसेस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस, सबसे पहले सेंटेंस को समझना है। सेंटेंस क्या है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि मिलके एक पैराग्राफ बनाते हैं, जो आइडिया, थॉट और एक्शन एंड मेक सेंस टू द रीडर और लिसनर। जो रीडर है और लिसनर है उसके लिए एक सेंस पैदा करता है, वो हमारा क्या है, सेंटेंस। एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस, जो सेंटेंस के एलिमेंट्स क्या होते हैं, यूजुअली इंक्लूड्स एटलीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, may also include ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडिशनल फ्रेजेस। सब्जेक्ट और वर्ब तो होता ही है, साथ में ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडिशनल फ्रेजेस भी होते हैं। ठीक है, देन पर्पस क्या है, सेंटेंसेस आर यूज्ड टू कम्युनिकेट स्टेटमेंट्स, आस्क क्वेश्चंस, मेक एक्सक्लेमेशंस, जैसे कि हमने ऊपर देखा था पिछले में। तो सेंटेंस क्या है, इसी के लिए काम आता है। ठीक है, क्या कमांड देने के लिए, कमांड भी किस तरह का, डिक्लेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, मतलब आप कुछ ऑर्डर दे रहे हैं या कुछ पूछताछ कर रहे हैं, तो इस तरीके से सेंटेंस। तो जो पर्पस है सेंटेंस का ये है। देन कितने टाइप के सेंटेंस है, दो टाइप के सेंटेंस है यहाँ पे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल सेंटेंस क्या है, कंटेंस ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, और ओनली वन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, या तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, मतलब आप सीधा सीधा ये समझ लें, बहुत ही एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, बस सिंपल सेंटेंस में आप इतना समझ लें। जैसे कि कोई एक ही मेन आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा होगा, जैसे कि निशा सेल्स अ लैपटॉप, निशा ने एक लैपटॉप बेच दिया। तो इसमें क्या है, निशा जो है वो सब्जेक्ट हो गई, और जो उसने सेलिंग किया वो उसका वर्ब हो गया, और लैपटॉप क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सिंपल, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, ठीक उसका ऑपोजिट होता है, कि एक सब्जेक्ट के बजाय दो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, दो वर्ब भी हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस के क्या क्या हमने देखा पहले, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखेंगे सेंटेंस के क्या क्या पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट, मतलब कोई भी मेन पर्सन या फिर कोई थिंग। ठीक है, दैट इज द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके बारे में, जिसमें द डूअर ऑफ द एक्शन, जो कर रहा है, जो तो कर रहा है उसका एक्शन की बात करते हैं यहाँ पे। एग्जांपल, निशा सेल्स अ लैपटॉप, तो ये सब्जेक्ट निशा हो गई। वर्ब, वर्ब मतलब द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, जिसका मतलब स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। ठीक है, जिसका एक्शन बता रहा है। जैसे कि निशा ने क्या किया, सेलिंग किया यहाँ पे, तो सेलिंग ही क्या हो गया, ये सेल्स ही क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था इसमें, जो रिसीवर के एक्शन में आ रहा था। जैसे कि जो लैपटॉप था हमारे यहाँ पे, किसको बेचा था, कि लैपटॉप को बेचा था, तो वो लैपटॉप हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, देन प्रेडिकेट इंक्लूड द वर्ब एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इंक्लूड करता है अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा। एग्जांपल, सेल्स अ लैपटॉप, ये हो गया प्रेडिकेट हमारा। ठीक है, सब्जेक्ट के अलावा प्रेडिकेट में। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हो गए। उसके बाद हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने टाइप के ऑब्जेक्ट भी कुछ टाइप के होते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, जो डायरेक्टली रिसीव करता है एक्शन को, एक्शन ऑफ द वर्ब को डायरेक्टली रिसीव करता है। जैसे कि आंसर व्हाट, जो व्हाट का आंसर करता है। एग्जांपल, निशा सेल्स अ लैपटॉप, व्हाट डज निशा सेल, तो लैपटॉप, डायरेक्टली आंसर मिल गया उसको। ठीक है, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, इंडिकेट्स टू, जैसे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आप ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा पूछताछ हो रही है भाई, इसमें हो रही है बहुत ज्यादा पूछताछ। डायरेक्ट में क्या है, हाँ भाई क्या नाम है, ये नाम है, खत्म। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है, हाँ भाई क्या नाम है, कहाँ रहता है, क्या करता है, ये जो आपसे जांच पड़ताल हो रही है, ये सारी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे कि इंडिकेट्स टू हुम, फॉर हुम द एक्शन इज परफॉर्म्ड, ये सारी चीजें। ठीक है, जैसे कि अब्दुल गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर, अब्दुल ने गिफ्ट लिया था, गिफ्ट किसके लिए लिया था, गिफ्ट मदर के लिए लिया था, मदर के लिए क्या लिया था, मदर के लिए गिफ्ट लिया था। ये सारी चीजें इस तरीके से जब आती हैं तो ये क्या है, सारी हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिसमें कि उसकी मदर जो थी उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट थी, और जो उसका गिफ्ट था वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा, और कुछ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, यहाँ पे दे हुई है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बता दूं, एक डायरेक्ट का एक इनडायरेक्ट का बता देता हूं मैं। आई रोट ए लेटर, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। ठीक है, अब आई क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। आई क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है, या आई नाउन है या प्रोनाउन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। नाउन और प्रोनाउन, ये आप कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, उसके बाद जो वर्ब इसमें क्या हो गया, रोट, जो लिख रहा था वो रोट वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, लेटर।
सीधे सीधे आई रोट ए लेटर, सीधी सीधी बात की गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। देन उसके बाद एक हम इनडायरेक्ट का भी देख लेते हैं। द मैनेजर असाइंड अस प्रोजेक्ट्स, द मैनेजर ने हमें प्रोजेक्ट्स असाइन किए, तो यहाँ पे जो मैनेजर हो गया वो हमारा क्या सब्जेक्ट है, वर्ब क्या होगा जो असाइन किया उसने, जो काम दिया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, अस या फिर प्रोजेक्ट्स। ऑब्जेक्ट में दो तरह के ऑब्जेक्ट है इसमें, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट। तो अस जो हो गया वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट जो प्रोजेक्ट जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय वॉइस। अब आपने पढ़े होंगे एक्टिव वॉइस, इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस मतलब जिसमें एक सब्जेक्ट कोई एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक सब्जेक्ट को जब एक कोई सब्जेक्ट उसको परफॉर्म कर रहा है तो वो हमारा एक्शन मतलब सॉरी कि एक्टिव वॉइस है, जिसमें कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। और पैसिव वॉइस में ठीक उसका उल्टा है, क्या है कि कोई एक्शन जब 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 वो एक्शन इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट, और जो वहां पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, जो एक्शन है वो रिसीव करता है सब्जेक्ट के द्वारा, तो उसको बोलते हैं हम पैसिव वॉइस। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम देखते हैं संजय ब्रोक द ग्लास, ये हो गया हमारा क्या एक्टिव वॉइस, जिसमें कि संजय क्या सब्जेक्ट है, उसने ही एक्शन किया है, इसीलिए एक्टिव वॉइस है। लेकिन यहाँ अब देखिए पैसिव वॉइस में द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय द संजय, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय, मतलब जो सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के ने एक्शन नहीं लिया, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन आ रहा है, इसमें रिसीव हो रहा है उसके ऊपर। द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय, इसमें ग्लास क्या हो गया, नाउ बिकम्स द सब्जेक्ट और एंड रिसीव द एक्शन, ठीक है। द डूअर संजय में और मे नॉट बी मेंशन्ड, जो डूअर था वो उसका मेंशन नहीं है, जो ग्लास इसमें क्या हो गया उल्टा, ग्लास सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो ये थे इस तरीके से हमारे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं। मैंने थोड़ा ब्रीफली आपको ये समझा दिया, ठीक है। और आपके इंग्लिश में जो भी आप और डिटेल में उनसे पूछ सकते हैं, तो बस आपको इसमें इतना याद रखना है, इसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है, और पैसिव वॉइस में जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट द्वारा रिसीव होता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो लास्ट ये हमारा आते हैं इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो सबसे पहले विच सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, इसमें कौन सा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में, द टीचर प्रेजेस द स्टूडेंट, नहीं, द स्टूडेंट इज प्रेज्ड बाय द टीचर, यस ये लग रहा है। द स्टूडेंट रोट एन एसे, नहीं, प्रेजिंग द स्टूडेंट इज द टीचर्स जॉब। देखो इसमें क्या हो रहा है, टीचर जो है हमारा सब्जेक्ट है, और द स्टूडेंट इज प्रेज्ड बाय द टीचर, उसके ऊपर एक्शन आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है। फातिमा एंड सोनिया प्लेड टेनिस, सीधा सीधा बोला गया है, तो टेनिस क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देन इसके भी आंसर दे दिए गए क्या, अच्छा इसके आंसर दे दिए गए। इन द मैनेजर असाइंड अस प्रोजेक्ट्स विच इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी हमने डिस्कस किया था कि इसमें इनडायरेक्ट क्या था, इसमें इनडायरेक्ट जो था हमारा अस था, अस, और डायरेक्ट क्या था, इसमें डायरेक्ट था हमारा प्रोजेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है, देखो ही वेंट टू द मार्केट, ये तो नहीं लग रहा, शी स्माइल्ड एंड वेव्ड, ये भी नहीं लग रहा, ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट आउट, हाँ देखो ये सेंटेंस अपने आप में पढ़ते से ही क्या, ये सेंटेंस अपने आप में ही पढ़ते से ही एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लग रहा है, इसमें दो सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब हो रहा है, ठीक है, ये तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हाउ इज द सब्जेक्ट आइडेंटिफाइड इन अ सेंटेंस, इस सब्जेक्ट किस तरीके से आइडेंटिफाइड हुआ है इस सेंटेंस में, द वर्ड दैट रिसीव्स द एक्शन, मतलब सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम किसी भी में, सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। द मेन वर्ब इन सेंटेंस, द पर्सन और थिंग दैट द सेंटेंस इज अबाउट एंड ऑफन डज द एक्शन, द पंक्चुएशन मार्क दैट एंड्स द सेंटेंस, नहीं, तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है ये है हाँ सी विल बी इसका करेक्ट आंसर, द पर्सन और थिंग द सेंटेंस इज अबाउट एंड ऑफन डज द एक्शन, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो यस इसी के साथ हमारा जो आज का ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स का जो यूनिट है आपको आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चंस भी मैंने साथ ही साथ इसलिए लेते तो आपको पूरा ये चीज़ पूरा चैप्टर आपको ब्रीफली अच्छे से क्लियर हो जाए और आप एग्जाम अच्छे से दे पाएँ। तो नेक्स्ट इसी के साथ हम मैनेजरियल स्किल्स हैं शायद नेक्स्ट चैप्टर हमारा, तो अगला वीडियो में मैनेजरियल स्किल्स पे लाऊंगा। तो तब तक आप इस वीडियो को देख के जितना ज़्यादा हो सके उतना देखें और जितने इसके अंदर क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और आई होप आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। बुक में जाएंगे खो जाएंगे, बहुत ही कॉन्साइज और सिंपल नोट्स हैं, आप इसको देखें और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपका डेफिनेटली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फिर ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपका आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।